के कार्यालय में आप सभी प्रेस बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सबसे पहले तो धन्यवादी हूं कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए हैं। और आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारे जो प्रमुख प्रवक्ता है एडवोकेट सुनील सेठी साहब इसको एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन गिरधारीलाल रैना जी हैं और परिमोक्ष सेठ जी भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज एड्रेस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो यहाँ पे हो रही है, ये इस माहौल में, जब दिल्ली में जो रिसेंट टेरर ब्लास्ट की मैं बात करूंगा और जो नौगांव में भी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, पुलिस स्टेशन में जो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हुआ है, ये उस समय पे हो रही है। ये काफी क्रूशियल समय है जब यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है गरमाई हुई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रमुख प्रवक्ता हैं सुनील सेठी जी का इस पे क्या कहना है और अन्य प्रवक्ता हैं वो इस पे अपनी बात रखेंगे। मैं सुनील सेठी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। साथियों, मैं आपसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि निर्देश ये है कि हमारे को अलग से बाइट नहीं करनी है, तो आप जो भी क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन मेरे से पूछिए, मैं उसके क्वेश्चन के लिए जो है वो तत्पर हूं उसका जवाब देने के लिए। आपको आज जो देश का माहौल बना है, खासकर लाल किला में ब्लास्ट के बाद और उसके बाद जो कश्मीर में नौगांव में थाने में ब्लास्ट हुआ, ये देश का माहौल बड़ा चिंताजनक है। इससे आंतरिक हालात देश के खराब हुए हैं और एक खतरा यह भी बना है कि इससे हमारे पड़ोसी देश के साथ जो है हमारे हालात जो है और खराब होने के ज्यादा चांस हैं। देखिए, ब्लास्ट पहले भी हुए, हमने उनका दक्ष भी सहन किया है, लेकिन इस बार जो ब्लास्ट हुए हैं उसने देश की आत्मा को हिलाया है। वो लोग जो जिंदगी बांटते हैं, वो डॉक्टर्स जिनका काम है जिंदगी देना, वही डॉक्टर आज मौत बांट रहे हैं। और जिन हालात में ये हुआ है और जिस वक्त पे ये हुआ है, पूरे देश में चिंता का विषय है कि क्या कश्मीर का यूथ इस तरह से अपनी राह को भटक गया कि कश्मीर का वो यूथ जो पढ़ा लिखा है वो आज आम जनता को मारने के लिए इस तरह के कदम उठाता है। एक बड़ी साजिश जिसमें डॉक्टर्स शामिल हैं। आज तक कश्मीर में ये तो था कि कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ये भी कहा गया कश्मीर के पॉलिटिशियंस की तरफ से कि इनको नौकरियां नहीं है, पढ़ाई नहीं है, इसलिए ये उग्रवाद की तरफ, पत्थरबाजी की तरफ जो है ये चलते हैं। लेकिन आज तो हालत बदले हैं। वो आदमी जो मेडिकल की पढ़ाई में टॉपर है, वो आदमी जिसने स्पेशलाइजेशन की है, सुपर स्पेशलाइजेशन की है, वो सुसाइड बम्बर बन रहा है। क्या चेहरा हम कश्मीर का पूरी दुनिया को बता रहे हैं। और न सिर्फ ये कि कश्मीर के चेहरे ने, इस चेहरे ने, कश्मीर के यूथ ने दागदार किया है पूरे भारत को, खासकर जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर का वो युवा जो बाकी जगह पे काम करता है, पूरे भारत में इज्जत के साथ काम करते हैं। खासकर कश्मीर के युवाओं की बात करूं तो वो कश्मीर का युवा आज एक क्वेश्चन मार्क में आ गया। इसके बाद के कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि जिसमें कश्मीर के वो युवा जो बाकी जगह पे काम करते हैं, कामकाज करते हैं, लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।
लेकिन वो कौन सी वजह है? अब ये वजह ये नहीं है कि नौकरियां नहीं है, उनको कामकाज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो फिर ये रेडिकलाइजेशन जो है ये कहां से हो रही है? जब तक हम इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, ये धर्म के नाम के ऊपर जो उन्माद पैदा किया जा रहा है, जब तक ये नहीं रुकेगा, ना आतंकवाद रुकेगा, न जम्मू कश्मीर की स्थिति स्थिर होगी, न भारत में शांति की स्थापना पूर्णतः हो सकती। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस संकट की घड़ी में, जबकि हमारी कोशिश ये हो रही है कि इन हालात से निपटारा कैसे करें और कैसे ये कोशिश करें कि ये हालात दोबारा पैदा न हो, अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की ऐसी बयानबाजी करती हैं जो सिर्फ चिंता का विषय नहीं है, बल्कि खुले आम पे देशद्रोह है। महबूबा मुफ्ती जी का इस पूरे के पूरे ब्लास्ट को जस्टिफाई करना इस चीज के लिए कि कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि कश्मीर का यूथ ये कर रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी बयान कि ये हालात ऐसे हैं कि जिसमें कश्मीर का यूथ जो है वो राह भटक गया है। क्या ये राजनीति है? आप आम जनता में जो ब्लास्ट कर रहे हैं, जिन्होंने आम जन को मारा है, आप उनको जस्टिफाई कर रहे हो, आप उनको कैमोफ्लेज कर रहे हो, तो मैसेज क्या जाता है? क्या आप आने वाली पीढ़ी को इनकरेज नहीं कर रहे हो इन ब्लास्ट करने वालों की, इन सुसाइड बम्बर की? ये इनको इनकरेज करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन देश की हालत चिंताजनक है। जहां तक सुरक्षा की बात है, हमारा मानना यह है कि जो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून हर किसी के लिए एक है। कानून आम जन की सुरक्षा देने के लिए है। अगर कोई खुलेआम कानून का खिलवाड़ करता है, खुलेआम उन लोगों का समर्थन करता है जो इस तरह के ब्लास्ट में शामिल हैं, तो फिर कानून को उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। हमारी ये मांग जरूर रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से कि इस वक्त पैनी नजर रखिए, जो इन आतंक के आकाओं को सपोर्ट करता है, चाहे वो मौखिक तरीके से हो, बोलने से हो, या किसी और तरीके से, जब तक हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आतंकवाद के ऊपर पूरी तरह से काबू पाना मुश्किल है। हमारे सिपाही हो, हमारे फौजी हो, हमारे सिविलियन भी हो, कितनों ने अपनी जानें दी हैं इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, और वही सुरक्षा घेरे में रहते हुए कुछ पॉलिटिशियंस जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे आतंकवाद को जो है बढ़ावा मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने ये आतंक के आकाओं को और उनके समर्थकों को बहुत सहन कर लिया। देश की सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, और अगर किसी को लगता है कि वो आतंकवादियों को समर्थन करने के बाद राजनीति कर सकता है जम्मू कश्मीर में, और उस राजनीति के नाम के ऊपर वोट लेके सत्ता में आने की कोशिश कर सकता है, तो ये गलतफहमी जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही देश के लिए बेहतर है।
कोई आतंकवाद की नानी या कोई आतंकवाद का अबू बनने की कोशिश करे तो फिर कानून को जो है उनकी ठीक तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है। हम ये भी मानते हैं कि कश्मीर का आम यूथ, कश्मीर के आम डॉक्टर जिन्होंने बड़ा नाम बनाया है पूरे देश में, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज जो सभी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है, उसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। उसके लिए राजनीति करने से या उनको सपोर्ट करने से जो है वो काम खराब होगा, ठीक नहीं होगा। जहां तक नौगांव पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये बड़ा सीरियस एक मसला है। ये अवॉइडेबल सिचुएशन थी, वो अवॉइड क्यों नहीं हो सकी और उसमें किसकी गलती है, इसके बारे में इंक्वायरी कमेटी का ऑर्डर जो है वो एलजी साहब ने किया है। लेकिन उस इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी सामने आ जाए, तो ताकि लोगों को सत्य पता चले कि इसके पीछे जो है वो कोई ताकत तो नहीं है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, या किसी की गलती की वजह से ब्लास्ट हुआ है। नौगांव पुलिस स्टेशन में बड़ा नुकसान उससे भी हुआ है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने भाई अजय भारती जी को कहूंगा कि आप अपना विषय रखिए और उसके बाद परिमोक्षी अपना विषय रखेंगे, फिर हम क्वेश्चन जो हैं वो एक एक करके आपसे ले लेंगे। बहुत धन्यवाद शेख साहब। दोस्तों, जो दूसरी इम्पोर्टेंट विषय है वो जो जम्मू कश्मीर की वर्तमान नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इसकी नॉन सीरियसनेस टुवर्ड्स गवर्नेंस और इसका डिविसिव और सेक्टोरियल अप्रोच जो गवर्नेंस को है वो दिखाई देता है, उस पर हम बात करना चाहते हैं। उसमें भी खासकर हम डिप्टी सीएम का जो रवैया देखते हैं वो बिल्कुल ही ऐसा जिसको बचकाना एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो जैसे उनको लगता है कि वो सिर्फ एक इलाके के, एक कॉन्स्टिट्यूंसी या एक पार्टी के डिप्टी सीएम है, वो सारे प्रदेश के, सारे यूनियन टेरिटरी के डिप्टी सीएम है नहीं। वो अपोजिशन के एमएलएस के बारे में किस तरह से कमेंट्री करते हैं, वो बाकी चीजों को कैसे नॉन सीरियसली ले लेते हैं। तो इससे क्लियर एक बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये सरकार अपनी पुरानी आदत कि जब उनको लोगों का काम करने का इनका जब वो बनता नहीं है, जब ये लोगों का काम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी वो इंटेंशन नहीं होती है, तो अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किस किस प्रकार से ये चर्चा करते हैं, किस किस प्रकार से ये विषय को डाइवर्ट करते हैं। ये बीजेपी जब एमएलए जो काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करने की जगह, या जब काम करने होते हैं, जब कोई डिप्टी सीएम या सीएम की पोस्ट पर होता है या मंत्री होता है, वो किसी एक इलाके का नहीं है, वो पूरे जम्मू कश्मीर का है। तो जो काम होना चाहिए वो हर इलाके में होता है। डिप्टी सीएम साहब ये कहते हैं कि जब मेरी मर्जी होती है तब मैं काम करता हूं, जब नहीं होती है तब नहीं करता हूं। आप क्या, ये कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है ना? आप डिप्टी सीएम है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल, वैसे तो डिप्टी सीएम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे पोस्ट पर हैं जहां पर आपको इस तरह की भाषा बोलना शोभा नहीं देता है। हम जानते हैं कि लोगों के गुस्से, खासकर जब 14 नवंबर को जब रिजल्ट आए उसके बाद आप लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर से टूट रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने लीडर, चाहे वो इलेक्टेड एमपीज हो या बाकी एमएलए हो या बाकी सारे लोग हो, वो क्वेश्चन रेज करने लगे हैं। वो आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आपकी लीडरशिप का तरीका कौन सा है, आप किस प्रकार से पार्टी को चला रहे हैं, किस प्रकार से आप सरकार को चला रहे हैं। तो आप उससे डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपको गवर्नेंस पर फोकस करते हुए जो इस स्टेट को, जो जम्मू कश्मीर को इश्यूज जिनसे को वो कॉन्फ्रंट करते हैं, उन पर आपका ध्यान जाना चाहिए और इक्वली जाना चाहिए। आप बराबर के सारे इश्यूज को, बराबर के सारे इलाकों को आपकी अटेंशन की चाहिए होती है, लेकिन आप उसमें से भी डिविसिव और अपोजिशन को अलग करने की जो आपका प्रयत्न है, इसको हम खारिज करते हैं और निंदा करते हैं कि ये अप्रोच आपका सही नहीं है। और इसका फिर ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रहता है, जब लोगों का गुस्सा पार्टी की तरफ और गवर्नमेंट की तरफ चला जाता है तो वो उसको डाइवर्ट करते हैं दिल्ली की तरफ।
तो कोशिश करते हैं कि लोग ये गुस्सा जो इनकी कमी के कारण, इनकी ना अहली के कारण, इनएफिशिएंसी के कारण, इनकॉम्पिटेंस के कारण जो इश्यूज क्रॉप अप होते हैं, तो उस गुस्से को ये दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब उस लेवल पर है जहां पर इसके खासकर डायनास्टिक कंट्रोल को चैलेंज किया जा रहा है, विदिन पार्टी चैलेंज किया जा रहा है, और लोगों ने भी अपना वर्डिक्ट खासकर नगरोटा में तो दिया ही दिया है, लेकिन खासकर बड़गाम में भी जिस प्रकार से दिया और जिस प्रकार से कोशिश की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने को एक बीजेपी को प्रोजेक्ट करने के लिए एक पॉलिटिकल अनटचेबल, उसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने बड़गाम में काफी बेटर तरीके से परफॉर्म किया है, तो हम इस अप्रोच को, इसकी निंदा करते हैं, इसको कंडेम करते हैं और चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एंटायर जम्मू कश्मीर, इस यूनियन टेरिटरी पर फोकस करें, ताकि जो प्रॉमिसेस उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए वो उसको डिलीवर करने की बात करें। नहीं कर सकते हैं तो उनको अपना जो पोजीशंस को छोड़ना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। अब अभी परिमोक्ष जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना व्यक्तित्व रखें। धन्यवाद भाई साहब। अगला पड़ाव जो हमारा है वो है युवाओं को लेकर। एनसी सरकार ने युवाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे अपने इलेक्शन से पहले, मैनिफेस्टो में भी। आज 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन वो सभी वादे झूठे और खोखले साबित हो रहे हैं। ना तो युवाओं को नौकरी मिली, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि 1 लाख के ऊपर नौकरियां देंगे, लगभग साल की 20,000, पर एक भी बंदे को आज तक नौकरी नहीं दी है। और जो युवा जो कश्मीर के हैं उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस भड़काने का काम कर रही है, भड़काने का काम कर रही है। हम देखें कि इस ब्लास्ट के बाद कि वो कंडेम करें उन लोगों को जिन्होंने ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट है, वो उनको शील्ड कर रही हैं और उनको इंस्टिगेट कर रही हैं युवाओं को कि आप एंटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होइए। हम इनकी एनसी की इस जो एक्टिविटी है, जो उनका कहना है, तो कंडेम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए और बता दीजिए कि आप किससे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सर, मैं अभिजीत टाइम्स नाउ से। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, एक नाम सामने आया आतंकी उमर का, आज वीडियो भी उसकी देखी होगी आपने। आपको लगता है कि जितना कसूरवार उमर है उतनी ही कसूरवार ये नेता है जो लगातार आतंकवाद को लेकर बातें करते हैं? देखें, उमर को जो भी सपोर्ट करता है, डॉक्टर उमर को जो भी सपोर्ट करता है, मैं उसको उतना ही जिम्मेवार समझता हूं जितना डॉक्टर उमर है। और उसको सपोर्ट करने वाले सिर्फ वो नहीं है जिन्होंने उसको सामान दिया या उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड की। उसको सपोर्ट करने वाले वो भी हैं जो उसकी गतिविधियों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन में अगर कोई भी पॉलिटिशियन या नॉन पॉलिटिशियन इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि डॉक्टर उमर ने जो किया वो किसी हालात के चलते हुए किया, और जस्टिफाई करना यह है कि हालात ऐसे हैं कि उसको करना पड़ा, तो मुझे लगता है कि वो भी उतना ही जिम्मेवार है जितना डॉक्टर उमर है। उसके ऊपर भी वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। आई एम पॉइंटिंग आउट टू महबूबा मुफ्ती जी आल्सो, डॉक्टर फारूक आल्सो एंड अदर लीडर्स आल्सो, जो किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो डॉक्टर उमर या बाकी जो लोग जो है हमलों में इन्वॉल्व हैं, ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, उनको सपोर्ट करने की, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है, ये इतना बड़ा हादसा हुआ, दिल्ली में सरकार आपकी, गृह मंत्रालय आपका, जम्मू में भी गृह मंत्रालय एमपी के पास है। एक हादसा पहला हादसा नहीं है, पहलगाम का बार बार इस तरह के हादसे होते हैं, कौन जिम्मेवारी लेगा? क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जो है अमित शाह जो है इसके ऊपर अंकुश लगाएंगे, 370 हटा, 35 हटा, उसके बाद आतंकवाद हुई है, क्या करेंगे? देखिए, जब से 370 खत्म हुआ है, आतंकवाद को काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। ये इस तरह के ब्लास्ट होना जो है, सेटबैक जरूर है, लेकिन आप अगर देश की मजबूती देखना चाहते हैं, ये सरकार की मजबूती देखना चाहते हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इन आतंकी हमलों के बाद गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या रहा। जब से दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है, पूरे के पूरे देश में जो है वो कार्रवाई हो रही है, एनआईए उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। हमने तकरीबन जो लोग इन्वॉल्व थे इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी में, उनको चिन्हित करके उनको अरेस्ट किया है। कार्रवाई अभी भी कंप्लीट तो नहीं है, अगर कोई और लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो पूरी होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए।
जी, मेरा एक सवाल है कि पूरी जिस तरीके एजेंसियां से साथ में सर, थी, एक- पूरी एजेंसियां थी, एजेंसियों का फेलियर कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, इस तरह के आतंकी हमले जो है उनको पूरी की पूरी तरह रोक पाना जो है वो कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अमेरिका में भी अटैक होता है, यूरोप पूरे में भी अटैक होता है। मजबूत कंट्री वो होते हैं जो अटैक के बाद रिस्पॉन्स कैसे करते हैं वो देखने की बात होती है। जी, मेरा सवाल है, जिस तरीके से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, लगातार प्रयास रहे हैं उनके कि किस तरीके से कश्मीर घाटी में चीजें नॉर्मलाइज हों, और बहुत हद तक हुई भी है, टूरिज्म बढ़ा है। हमने हाल ही में देखा कई ऐसे खिलाड़ी मुंबई के वो बख्शी स्टेडियम में भी खेले हैं, और बहुत सारी फिल्में एक बार दोबारा रुकी हुआ सिग्नल की तरफ। लेकिन अगर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, उनका इस तरह का बयान आना, आपको लगता है कश्मीर से गलत संदेश जाता है, और कहीं ना कहीं उनके इस बयानों से क्वेश्चन मार्क इंटीग्रिटी खड़ी होती है कि हमारी आर्मी वहां पर क्या कर रही है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही है, कहीं ना कहीं उनका मनोबल डाउन होता है। आपको लगता है कि इस तरह की बातें इतने बड़े मंच पर नहीं करनी चाहिए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर? देखिए, ऐसा है, हमारा ये मानना है कि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हो या कश्मीर के बाकी बड़े राजनेता हों, जब आतंकवाद की बात आएगी, जब सेपरेटिज्म की बात आएगी, तो उनको अपनी जुबान पे अंकुश लगाना चाहिए। और अगर राजनेता अपनी जुबान पे अंकुश नहीं लगाते हैं तो फिर कानून को उनकी जुबान पे अंकुश लगाना पड़ेगा। अब अगर हालात खराब करने के लिए खुली छूट दे दोगे राजनेताओं को कि वो कुछ भी बोल दें, तो फिर उससे पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो खराब हो जाएगी। एक आदमी को रोक के अगर हम हजारों लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं तो फिर उस आदमी को रोकना जो है वो ज्यादा जरूरी है। मेरा सवाल है कि अगर जिस तरह से कश्मीर में वो पोस्टर नहीं लगाए जाते तो क्या इतना बड़ा जखीरा पकड़ा जाता? जिस तरह के हालात बने हुए हैं, डॉक्टर्स जो है इन्वॉल्व हैं, वो इस तरह से पकड़ाते नजर। देखिए, क्राइम हमेशा अपने पीछे कुछ ना कुछ जो है वो ट्रेल छोड़ जाता है। क्राइम हमेशा अपने पीछे कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाता है, तो वो उस सबूत के साथ पकड़ के जो है अंत तक जाना जो है वही इन्वेस्टिगेशन होती है। कश्मीर में हमने एक बड़े हादसे को होने से तो बचा लिया, क्योंकि जैसा लगता है अभी ये आने वाले वक्त में जो है कॉन्स्पिरेसी जब सामने आएगी तो ये कोई छोटी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। ये कॉन्स्पिरेसी शायद लाल किला के ब्लास्ट तक ही सीमित नहीं हो, ये उससे बड़ी एक सीरीज ऑफ ब्लास्ट की जो है वो तैयारी थी, तभी इतना बड़ा जो है वो मटेरियल जो है वो पकड़ा गया। तकरीबन 3000 किलो के करीब एक्सप्लोसिव का पकड़ा जाना जो है बाय इटसेल्फ शोज कि इसका इस्तेमाल जो है वो काफी जगह पे करने की तैयारी थी। और ये हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हो सकता है कि किसी और जगह पे अभी एक्सप्लोसिव सबस्टेंस पड़े भी हों, उसको भी निकालना जो है वो जरूरी है। तो एक बड़ी साजिश को जो है वो तो होने से रोक दिया गया, लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वो नहीं रुक पाया, जो लाल किला में ब्लास्ट हो गया, जो जिसके लिए जो है वो डॉक्टर्स लेवल के लोग जो है इन्वॉल्व है। मैंने जैसे पहले कहा, जान बचाने वाले जो हैं अब वो जान लेने पे आमादा हो गए हैं। ये नया कश्मीर है, और इस नए कश्मीर का चेहरा जो राजनीतिक दल जो है इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। विकास भारत एक्सप्रेस सर, मेरा सवाल है कि जिस तरह हम देख रहे हैं व्हाइट कॉलर नेक्सस, जिसको टेरर नेक्सस कह रहे हैं, ये अभी से नहीं है, पहले कई ऐसे ब्लास्ट होते हैं, जो देखे कहीं देखे जाते हैं, इंजीनियर्स भी इंक्लूड है। तो क्या लगता है आपको कि ये समय है कि अब जितनी भी एडमिशंस होती हैं प्रोफेशनल कॉलेज में, उसकी बैकग्राउंड चेक होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स का, ताकि ऐसी रेडिकलाइजेशन या जो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हैं वो आगे ना बढ़ सके? देखिए, ऐसा है कि एडमिशन प्रोसेस जो है उसका एक अपना नॉमेनक्लेचर है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। ये जरूर है कि अब आपको अगर प्रोफेशनल कॉलेजेस में या टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन देनी है तो प्रोफाइलिंग जो है वो चेक करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स की कि इसका प्रोफाइल क्या है जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है। नंबर 1, खाली प्रोफाइल चेक करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब वो एडमिशन इंस्टीट्यूट में लेता है तब उसकी उम्र 16-17 साल के करीब होगी। उस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। हमारे को ये सिस्टम बनाना पड़ेगा कि इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म रखना पड़ेगा। उनके अंदर पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर जो है वो नजर रखनी पड़ेगी कि ये किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, उनका पीरियोडिक चेक होना चाहिए। जो हमने खुला छोड़ दिया है कि मेडिकल कॉलेज में किसी ने एडमिशन ले ली और फिर कॉलेज कैंपस में कोई चेक नहीं है, ये बच्चे
जो कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, आईआईटी में, आईआईएम में एडमिशन लेते हैं, ये किस तरह की गतिविधियां जो है कॉलेजेस में करते हैं, इनके ऊपर अगर आप चेक नहीं करोगे तो फिर कोई डॉक्टर उमर पैदा होगा, फिर डॉक्टर मुजम्मिल पैदा होगा।